Hello everyone, this is Durgesh Singh and today we are going to learn the topic public facilities. So as we have already discussed that Haryana has the largest per capita income as compared to Kerala and Bihar. So we have seen, but in another criteria, if we look at the infant mortality rate, literacy rate and net attendance ratio, then Haryana is not as much better as the Kerala is. The Keral's infant mortality rate is 10 and Haryana 30, and it is much better in literacy rate and net attendance ratio. So even Kerala does not have the same per capita income as the Haryana has, but it is better in infant mortality rate, literacy rate and net attendance ratio. So why is this? ऐसा क्यों है? क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होने के बाद भी, यानी हरियाणा में एवरेज इनकम जो है हर एक पर्सन का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू केरल, बट फिर भी केरल जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, इन सब में हरियाणा से काफ़ी बेटर है. सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस in this topic, public facilities. So let us understand. So money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. अगर आप अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं तो मनी यानी पैसा तो एक इसेंशियल थिंग होता है जिससे आप ज़रूरत की चीज़ें खरीद लेते हो, लेकिन मनी इज़ नॉट एवरीथिंग. मनी आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दे ऐसा नहीं है. फॉर एग्जांपल, मनी आपको पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकता, ना ही आपको अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन मिल जाए ये फैसिलिटी आपको दे पाए. ठीक है, तो मनी आपको जो है इन्फेक्शियस डिजीज़, जैसे इस समय बहुत फेमस अभी चल ही रहा है, कोरोना वायरस से पूरी दुनिया जो है परेशान है, क्या इसको पैसे से आप ठीक कर सकते हो? नो. इसके लिए आपको पूरी कम्युनिटी जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, जब तक वो चेन को ब्रेक नहीं करेंगे, इन्फेक्शंस चेन को, तब तक जब ट्रांसमिशन चेन जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पाएंगी. तो इसके लिए आपको कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट चाहिए. आप अकेले कुछ नहीं कर सकते कि आप अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लिए, बाकी लोग घूम रहे हैं, तो उससे तो पूरी कम्युनिटी में स्प्रेड हो ही जाएगा. तो यहाँ पे पैसे से आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते. उसके लिए आपको क्या चाहिए? कम्युनिटी की हेल्प चाहिए. पूरी कम्युनिटी जब तक उसके लिए तैयार नहीं होगी तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, चीज़ें अच्छी नहीं होंगी. और एग्ज़ाम्पल अगर आप देखो तो जैसे आपकी लोकेलिटी में आपको सिक्योरिटी चाहिए, तो सिक्योरिटी गार्ड अगर आप हायर करते हो तो क्या हर एक घर अपने लिए सिक्योरिटी गार्ड हायर करे? वो बेटर है कि पूरी लोकेलिटी के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड हो? अगर पूरी लोकेलिटी के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड है तो सारे घर से कुछ पैसे जाएंगे. इस तरह से आप चीप यानी सस्ते में ही सिक्योरिटी भी अपने लोकेलिटी की इस्टेब्लिश कर लोगे और कम पैसे लगेंगे. लेकिन अगर हर फैमिली, हर घर अपने लिए सिक्योरिटी गार्ड को हायर करे तो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम, और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट भी होगा और बहुत ही एक्सपेंसिव होगा. उसी तरह से अगर आपको आपके लोकल एरियाज़ में अगर स्कूल ना होते तो क्या आप पढ़ाई कर पाते? अब स्कूल क्यों है? जस्ट बिकॉज यू वांट टू स्टडी? नहीं, जस्ट बिकॉज अदर चिल्ड्रन आल्सो वांट टू स्टडी. अगर बाकी सारे बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, केवल आप पढ़ना चाहते, तब आपको वहाँ पे स्कूल आपके लोकल एरियाज़ में नहीं मिलते, क्योंकि स्कूल एक बच्चे के लिए नहीं चलता है, और उसकी अगर एक बच्चे के लिए चलता भी तो उसकी फ़ीस शायद वो बेयर करना ही मुश्किल हो जाए. तो तब तक आपको एजुकेशन नहीं मिलता जब तक कि आपके पेरेंट्स आपको किसी ऐसे जगह शिफ्ट कर दें जहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स हो और वहाँ पे आपको शिफ्ट करके आपकी पढ़ाई कराएं. तो आप इसीलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि बाकी बच्चे भी पढ़ना चाह रहे हैं. सो यू आर एक्चुअली एबल टू स्टडी बिकॉज मेनी अदर चिल्ड्रन आल्सो वांट टू स्टडी. तो इस तरह से हम देखते हैं, इस तरह से जब कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है तो कम्युनिटी के बेसिस पे जो स्कूल चल रहे हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं, तो उस हिसाब से आपका जो एक्सपेंसेस हैं वो कम हो जाते हैं और आपका बच्चा भी आसानी से पढ़ सकता है. और पब्लिक भी डिमांड करती है कि गवर्नमेंट को कि वो स्कूल्स खोलें और फैसिलिटीज़ दें जिससे उनके बच्चे क्या कर सकें? पढ़ सकें. तो इस तरह से कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आप
एज ए इंडिविजुअल विथ मनी नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कम्युनिटी का एक सपोर्ट चाहिए होता है, तभी आप उसको कर पाएंगे। चाहे वो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो, चाहे वो इन्फेक्शियस डिजीज़ को रोकने की बात हो जैसे कोरोना वायरस इस समय चल रहा है, या फिर कलेक्टिवली जैसे स्कूल्स चलाने के लिए हॉस्पिटल्स हैं, वो किसी एक व्यक्ति के लिए तो चलेगा नहीं, तो इट्स नीड्स पीपल्स है ना। तो ये चीज़ें हैं। और अगर हम देखें तो कुछ जगहों पे इन मेनी एरिया चिल्ड्रेन पर्टिकुलरली जो गर्ल्स हैं वो अभी भी हाई स्कूल्स यानी हायर स्कूल्स में अभी पढ़ नहीं पाती, जस्ट बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी, क्योंकि वो या तो स्कूल है तो बहुत दूर है, तो उतनी दूर गर्ल्स को अकेले भेजना थोड़ा सा रिस्की होता है। इस वजह से बहुत सारे अभी भी गर्ल्स चाइल्ड में जो लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है, और इस तरह से हमारी गवर्नमेंट और सोसाइटी उस तरह की एडुकेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रही हैं कि हम गर्ल्स को भी अच्छे से एक हायर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। अब आते हैं केरल पे। तो केरल का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है उसके पीछे क्या कारण है, तो एक एक करके समझ लीजिए। इस पहला कारण ये है कि वहाँ पे जो बेसिक हेल्थ है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वो बहुत इफ़ेक्टिवली काम कर रहा है। छोटी मोटी बीमारियों के लिए आप देखो गाँव में लोग ऐसे किसी फर्जी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, कभी दवा सूट कर जाती है, कभी दवा रिएक्ट कर जाती है, क्योंकि वो अंदाज पे दवा वो एक एक्सपर्टाइज प्रैक्टिशनर तो है नहीं, तो वो केवल अनुमान पे दवा देते हैं और वो कभी कभी बहुत नुकसान होता है, इवन जान भी चली जाती है लोगों की। बट वो चूँकि सस्ता है इस वजह से लोग वहाँ जाते हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट ने अभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो हर एक गांव में खोल रखा है, लेकिन अभी भी वो बहुत ज़्यादा एरियाज़ को कवर करते हैं। अभी हमें उसको और बहुत लिमिटेड करना है कि एक गांव के लिए, एक पर्टिकुलर लोकल एरियाज़ के लिए एक हेल्थ सेंटर हो, जिससे उनके लोग वहाँ से लोग आसानी से उस फैसिलिटीज़ का फ़ायदा ले सकें। तो वहाँ पे केरल में क्या है, बेसिक हेल्थ सिस्टम बहुत बेटर है। एजुकेशन फैसिलिटीज़, आप लिटरेसी रेट से ही आइडिया लगा सकते हैं कि एजुकेशन फैसिलिटीज़ वहाँ पे बेस्ट है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी वहाँ पे बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहा है। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में है क्या, जैसे वीट है, राइस है, इसको हम गवर्नमेंट बहुत कम प्राइस पे लोगों को प्रोवाइड करती है थ्रू देयर ओन शॉप, जिसको हम राशन शॉप बोलते हैं। राशन शॉप से वो उनको प्रोवाइड करते हैं बहुत कम पैसे में फूड्स, यानी वीट, राइस। और अभी तो कोरोना वायरस चल रहा है तो उसमें बहुत फ्री में भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, जिससे कि स्टारवेशन के कारण किसी भी हमारे सिटीजन्स की डेथ ना हो। और हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस भी जो है स्टेट का बहुत अच्छा है। अब सिंपल सी बात है, अगर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हेल्थ और ये एजुकेशनल सिस्टम बहुत बेटर है तो हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस उस स्टेट का, पर्टिकुलर स्टेट का बेटर होगा ही। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि क्यों केरल में लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है और वहाँ पे लिटरेसी रेट क्यों ज़्यादा है, और क्यों वहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा है, इसका मतलब एजुकेशनल फैसिलिटीज़ बहुत बेटर है। अब न्यूट्रिशन से हम थोड़ा देख लेते हैं इसके ऊपर कि देखो न्यूट्रिशंस को जनरली हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर हम देखें एक बेसिस, तो देखो न्यूट्रिशंस को कैलकुलेट किया जाता है, एक नॉर्मल तरीका है BMI, इसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इसमें पहले बॉडी को मेज़र किया जाता है सेंटीमीटर में, आपकी हाइट कितनी है। उसके बाद आपका वेट देखा जाता है। हाइट और वेट का जो रेशियो होता है उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि आप अंडर नरिश्ड हैं, यानी आपको न्यूट्रिशन ठीक से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या आप ओवर वेट हैं, आप ज़्यादा चीज़ें ले रहे हैं जितनी कि आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरह से बॉडी मास इंडेक्स को हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये होता कैसे है, किसी भी पर्सन की वेट को मेज़र कर लीजिए किलोग्राम में, और उसका अगर आप हाइट मेज़र कर रहे हैं सेंटीमीटर में तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, और मीटर में कन्वर्ट करने के बाद उसके हाइट को मीटर में कन्वर्ट करने के बाद उसका स्क्वायर कर दीजिए, और उस स्क्वायर को आप उस पर्सन के वेट से डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इसका सिंपल सा यही मतलब है कि पर्सन का वेट, यानी ये है क्या, वेट अपॉन हाइट, ये वास्तव में है वेट अपॉन हाइट।
तो वेट जो भी है उसको किलोग्राम में रखना है, और हाइट जो है उस सेंटीमीटर में अगर आपने मेज़र किया तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके उसका स्क्वायर कर लेना है, और स्क्वायर करके उसको वेट से डिवाइड कर देना, उसको उससे वेट को डिवाइड कर देना है। इस तरह से आपका आ जाएगा BMI। अब अगर BMI आपका आ गया, तो अगर BMI आपका 18.5 से कम है, इसका मतलब आप अंडर नरिश्ड हैं, अभी आपको और ज़्यादा न्यूट्रिशंस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर आपका BMI 25 से ऊपर आता है तो आपको ओवरवेट बोला जाएगा, मतलब आपके शरीर को जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा आप उसको न्यूट्रिशंस वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कम होना भी नुकसानदायक है और ज़्यादा होना भी। और ये जो इंडेक्स हमने बताया 18.5 एंड 25, ये ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए नहीं है। यानी अगर आपकी एज 14 to 18 है तो उसके लिए ये ग्राफ नहीं है। ये ग्राफ 18 ईयर से एबव जो लोग हैं उसके लिए, उनके लिए है। तो जो 14 या उसके पास आसपास है, 14 या 14 to 18 के बीच में जो है उनके लिए क्या है, तो उनके लिए सिंपल सा है। आप अगर आप पेज नंबर 90 और 91 पे जाएंगे अपने बुक के, तो वहाँ पे पूरा गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए एक इंडेक्स दिया है। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उसके बाद वहाँ पे एज के हिसाब से अलग अलग इंडेक्स दिया हुआ है, उसको आप वहाँ से देख सकते हो कि जो 14 to 18 ईयर्स के बीच में है उनको हम कैसे पता करेंगे कि वो अंडर नरिश्ड हैं या ओवरवेट है, इस तरह से। अब इसी पे बेस्ड आप एक एक्टिविटी कर लेना। ये एक्टिविटी है कलेक्ट द डेटा फ्रॉम डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड सच एज कंस्ट्रक्शन वर्कर, डोमेस्टिक वर्कर एंड बिजनेस पर्सन। तो आप 3 कैटेगरी ले लीजिए। कंस्ट्रक्शन वर्कर का एक 3 पर्सन्स का डेटा कलेक्ट करिए, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर को ले लीजिए, एक डोमेस्टिक वर्कर जो घरों में काम करते हैं, और एक बिजनेस पर्सन। तीनों का आप डेटा कलेक्ट करिए बॉडी मास इंडेक्स में, उनका वेट, उनका हाइट, और उसका पूरा कैलकुलेट करके देखिए। क्योंकि अब हम अलग अलग लिए हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर, डोमेस्टिक और बिजनेस, तो यहाँ पे लोगों की इकोनॉमिक स्टेटस अलग अलग है। तो आप देखिए कि क्या इकोनॉमिक बैकग्राउंड का और पर्सन के न्यूट्रिशनल स्टेटस में कोई असर पड़ता है। तो ये आपको करना है, ये एक्टिविटी है, आप इजीली कर लोगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसको कैसे देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पहली बात तो ये समझ लीजिए पब्लिश कौन करता है, तो UNDP करता है। और इसका क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया में देखो, जैसे जनरली हम लोग समझते हैं कि पर कैपिटा इनकम से जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है वो बेस्ट वो मतलब बहुत ही बेटर या डेवलप कंट्री है। लेकिन केवल पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे कैलकुलेट करना सही नहीं है। जैसे हमने पहले देखा अभी कि केवल पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे हम देख रहे थे तो हरियाणा बहुत बेस्ट था प्रोग्रेस के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में। लेकिन जैसे हमने केरल के साथ, बिहार के साथ उसको कंपेयर किया, जैसे केरल के साथ हमने लिटरेसी रेट में कंपेयर किया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कंपेयर किया, तो वहाँ पे हमने देखा कि वो पीछे हो गया। उसमें केरल बेटर है लिटरेसी रेट में, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में, नेट अटेंडेंस रेशियो में केरल बेटर है, और उसमें हरियाणा पीछे हो गया। इवन इट हैज़ द लार्जेस्ट पर कैपिटा इनकम। तो केवल उसके बेसिस पे, अगर हम पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे कंट्रियों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो वो सही नहीं है। तो इसीलिए ह्यूमन डेवलपमेंट ने जो है इंडेक्स में हमने 3 कैटेगरी, जनरली 3 कैटेगरी को रखा है UNDP ने। एक है आपका हेल्थ, दूसरा है एजुकेशन, और तीसरा है पर कैपिटा इनकम। हेल्थ अगर अच्छा होगा, हेल्थ में जनरली हम देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। इसका क्या मतलब है कि एक व्यक्ति अगर वो उसका जन्म होता है एक पर्टिकुलर कंट्री में, तो वो कितने दिन तक जीवित रहेगा। यानी ऑन एन एवरेज इंडिया के लोग कितने ईयर्स तक जीवित रहते हैं। तो ये होता है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दूसरा है एजुकेशन। एजुकेशन में आप देखते हैं कि लिटरेसी रेट किस कंट्री की सबसे ज़्यादा है, किसकी कम है ना, इस तरह से। फिर पर कैपिटा इनकम जो कि सबसे ज़रूरी है, इससे हमें पता चलता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर आपके पास, सिंपल सी बात है, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा है तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड बेटर होगा, और आपके पास पैसे यानी पर कैपिटा इनकम कम है तो सिंपल सी बात है आपका लिविंग स्टैंडर्ड उतना बेटर नहीं होगा। तो इस तरह से हम 3 चीज़ें, हेल्थ, एजुकेशन
और पर कैपिटा इनकम, इसके बेसिस पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये इंडेक्स है, इसके बेसिस पे यूएनडीपी रिपोर्ट तैयार करता है और कंट्रियों को कंपेयर करता है। अब इसका एक डेटा आप देख लो, ये इंडिया को उसके नेबरिंग कंट्री के साथ कंपेयर किया गया। इसको ग्रॉस नेशनल इनकम यानी पर कैपिटा इनकम देख लीजिए आप। 2011 का डेटा है। पीपीपी का मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी परचेजिंग पावर समानता क्या है, कि कितना लोगों की परचेजिंग पावर क्या है। तो पर कैपिटा इनकम एक प्रकार से परचेजिंग पावर होती है। आपकी जितनी इनकम है उतनी आपके अंदर क्षमता है परचेज करने की। और ये जनरली हम डॉलर में कैलकुलेट करते हैं। डॉलर में इसलिए कैलकुलेट करते हैं क्योंकि जिससे कि सारे कंट्रियों को हम इक्वली कंपेयर कर सकें। तो जैसे अगर आपको स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स के बीच में कंपैरिजन करना है उनके पर कैपिटा इनकम में, तो हम रुपये में करेंगे, जिससे कि वो इक्वलिटी रहे। एक यूनिवर्सल रुपीज़ होता है। तो इस तरह से ओवरऑल कंट्री में डॉलर का जो प्राइस होता है वो लगभग सेम होगा, यानी सभी जगह ये वैल्यूड है। तो इस तरह से हम डॉलर में ही कंपेयर करते हैं। अगर देखो श्रीलंका और इंडिया के बीच में मेजर कंपेयर अगर हम करें, श्रीलंका के बारे में हमने पावर शेयरिंग में बात की थी कि श्रीलंका की इकॉनमी बहुत बेस्ट थी। ये 2011 का डेटा है और 2009 तक वहाँ पे सिविल वार चला था, अगर आपको आइडिया हो, अगर आपने पावर शेयरिंग को पढ़ा हो। तो फिर भी देखो आप, श्रीलंका का जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया से काफ़ी बेटर है। 11,326 ये पर कैपिटा इनकम है श्रीलंका का, और इंडिया का है 6,353। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में हम देखें तो भी श्रीलंका बेटर है 75.5। इंडिया में जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 68। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ऑन एन एवरेज इंडिया में 68 साल तक एक व्यक्ति जिंदा रहता है, जबकि वहीं पे श्रीलंका में ऑन एन एवरेज 75 ईयर्स तक एक व्यक्ति जिंदा रहता है। तो ये एक डिफरेंस है बड़ा। पर कैपिटा इनकम में आप देख ही रहे हो। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, पीपल एज 25 एंड एबव, 25 से 25 साल से ऊपर के जो लोग हैं जो स्कूलिंग कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो हैं श्रीलंका में 10.9, इंडिया में 6.4। इसमें भी हम पीछे हैं। और अगर आप SDI रैंक देखो पूरे वर्ल्ड में, जिसमें कि 189 कंट्रीज़ हैं, उसमें इंडिया का रैंक है 130 और श्रीलंका है 76। तो हम बहुत पीछे हैं श्रीलंका से। अगर आप चाहे पर कैपिटा इनकम देख लो, चाहे वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो, चाहे वो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग हो, चाहे वो SDI टोटल रैंकिंग। इवन बांग्लादेश और नेपाल से अगर हम कंपेयर करें इंडिया को, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखो, भले इनका पर कैपिटा इनकम बहुत कम है इंडिया के कंपैरिजन में, लेकिन इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया से बेटर है। 70 है नेपाल की और बांग्लादेश की 72, यानी ऑन एन एवरेज नेपाल में लोग 70 ईयर्स तक जिंदा रहते हैं और बांग्लादेश में 72। तो हम नेपाल से भी बेटर नहीं हैं। तो ये तो कंडीशन है। सो श्रीलंका इज मच अहेड ऑफ इंडिया इन एवरी एस्पेक्ट। तो चाहे वो आप देख ही लिए, चाहे वो पर कैपिटा इनकम हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो, चाहे वो SDI का टोटल रैंकिंग। इवन नेपाल एंड बांग्लादेश ने भी बेटर किया है। तो वही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बाय प्रीफिक्सिंग ह्यूमन टू डेवलपमेंट, इट हैज़ मेड इट क्लियर दैट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन डेवलपमेंट इज़। तो डेवलपमेंट में क्या केवल पर कैपिटा इनकम इम्पॉर्टेंट है? ऐसा नहीं है। तो डेवलपमेंट में ज़रूरी है व्हाट इज़ हैपनिंग टू सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री। उस डेवलपमेंट, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें सिटीजन्स को क्या बेनिफिट हो रहा है। इट इज़ पीपल, देयर हेल्थ एंड देयर वेलबींग। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में। तो इवन पर कैपिटा इनकम नेपाल और बांग्लादेश का बेटर नहीं है, लेकिन वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटर है। इसका मतलब वहाँ पे न्यूट्रिशंस का काफ़ी ध्यान दिया गया है और वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी भी ठीक ठाक है, बेटर है। और इस पे ये बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। अब आप इसको कर लीजिएगा, बहुत इजीली कर ले जाएंगे। सारी चीज़ों को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसी वजह से ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है।
तब इस वीडियो को हम शॉर्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि शॉर्ट करने का मतलब बहुत दिक्कत होती, फिर आगे कंसेप्ट इसको कवर अप करने में। एक ही टॉपिक था तो इसी में कंक्लूड कर लिया गया। सो दिस इज़ ऑल। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।